गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 5 प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग यानी कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। पढ़ते हैं साथ में। पिछली कक्षा में हम प्रतिशत के अनुप्रयोग से संबंधित लाभ हानि, साधारण ब्याज और दैनिक जीवन से संबंधित सामान्य प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लाभ हानि, साधारण ब्याज, आयकर और बट्टा आदि से संबंधित विविध प्रश्नों पर प्रतिशतता का प्रयोग करना सीखेंगे। समझते हैं पहले। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, इसे प्रति इस चिन्ह से भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है? मनमोहन ने गणित में 25 में से 20, विज्ञान में 20 में से 17 और अंग्रेजी में 20 में से 16 अंक प्राप्त किए। उसने विभिन्न विषयों में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? उसने किस विषय में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए, हमें बताना है। तो हल क्या होगा इसका? गणित में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 20/25 गुणा 100 यानी कि 80%। विज्ञान में प्राप्त अंकों का 17/20 गुणा 100 यानी कि 85%। और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का प्रतिशत 16/20 गुणा 100 यानी कि 80%। तो इस प्रकार उसने विज्ञान में सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। क्यों? ये तो हमें पता ही है कि किसी चीज का प्रतिशत निकालना है तो जैसे जितना अंक आए हैं वो बटे जितने में से आए हैं वो और गुणा 100। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। किसी राशि का 20% 50 है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए वह राशि x है। x का 20% 50, तो x गुणा 20/100 बराबर 50 है। x बराबर 50/20 गुणा 100, तो हो गया राशि कितनी हुई? 250। तो वह राशि है 250 रुपए। ठीक है। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। राहुल अपने वेतन की 15% राशि भविष्य निधि में जमा करता है। यदि वह हर महीने 1800 रुपए भविष्य निधि में जमा करता है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो वो अपनी राशि का 15% वेतन का 15% कर रहा है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का मासिक वेतन x है, तो x का 15% 1800, x गुणा 15/100 बराबर 1800। x को इधर 1500 गुणा 100 को इधर लिया है तो ये ऊपर नीचे चला गया, तो राहुल का मासिक वेतन हो गया 12,000। ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 3750 है। यदि इसमें से 1500 व्यक्ति निरक्षर हो तो गांव में साक्षर लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते हैं। नगर में साक्षर व्यक्ति कुल व्यक्ति घटा निरक्षर व्यक्ति। 3750 में से 1500 को घटा दिया तो बचे 2250। अब नगर में साक्षर लोगों का प्रतिशत क्या हुआ? 2250 गुणा 100 बटे 3750। इससे ये शून्य कट गया, इससे ये कटा तो ये हो गया 6 और इसका उत्तर हो गया 60। तो नगर में 60% व्यक्ति साक्षर हैं। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। रहमान अपनी मासिक आय का 10% घर का किराया, 30% भोजन सामग्री, 15% बच्चों की शिक्षा पर तथा 20% अन्य मदों पर खर्च करते हैं। शेष वह बचत बैंक में जमा करता है। यदि उसकी मासिक आय 18,000 हो तो उसका मासिक मकान किराया, भोजन सामग्री व्यय, शिक्षा पर व्यय, अन्य मर्दों पर व्यय और मासिक बचत ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे इसमें? रवि की मासिक आय कितनी? 18,000। घर का किराया मासिक आय का 10% है। ये रहा मासिक आय का 10%, तो 18,000 का 10% यानी कि घर का किराया तो हो गया 1800। भोजन सामग्री पर व्यय कितना है? मासिक आय का 30%, तो 18,000 का हमने 30% निकाला यानी कि 5400 हो गया। और बच्चों की शिक्षा पर व्यय कितना है? मासिक आय का 15%। 18,000 मासिक आय है, 15% निकाला तो ये हो गया 2700 रुपए। आप क्या करेंगे? अन्य मदों पर व्यय बताएंगे। मासिक आय का कितना है? 20%, तो ये हो गया 3600 रुपए। अब ये सब इसके व्यय हो गए। रहमान की मासिक बचत, मासिक आय में से क्या करेंगे? ये सब व्यय को जोड़कर घटा देंगे। तो 18,000 में इन सब व्ययों को जोड़ेंगे तो हो गया 13,500, तो उसकी मासिक बचत हो गई 4,500 रुपए की। उदाहरण नंबर
6 देखते हैं। किसी राशि का 5% 600 के 25% के बराबर है, वो राशि बतानी है। तो 600 का 25% कितना हुआ? 150 रुपए। तो मान लीजिए वह राशि क्या है? एक्स का 5% है 150। तो x गुना 5/100 बराबर 150, यानी कि x बराबर 150 गुना 100/5, 5 या 15 शून्य, यानी कि 3000 हो गई वह राशि। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। एक स्कूल में 30% छात्र विज्ञान में और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए? यदि कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या 360 हो तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे? पहले हम क्या करेंगे? विज्ञान में फेल छात्र बराबर 30% और अंग्रेजी में फेल छात्र 25% और दोनों विषयों में फेल छात्र 15%। केवल विज्ञान में फेल करेंगे तो क्या करेंगे? 30 में से 15 को घटाएंगे तो 15% हो गया, और केवल अंग्रेजी में फेल करेंगे तो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10% हो गया। अब कुल फेल छात्र हो गए 10, 15 और 15, यानी कि 40% दोनों विषयों में कुल फेल हुए हैं। अब दोनों विषयों में पास क्या करेंगे? 100 में से 40 को घटा देंगे तो ये बचा 60%। दोनों विषयों में प्रश्नानुसार पास होने वाले छात्रों की संख्या 360 है, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों का 30%, 360। कुल छात्र गुणा 60 बराबर 100 बराबर है 360, तो कुल छात्र बराबर 360 गुणा 100/60, यानी कि हो गया 600। तो अतः परीक्षा में कुल 600 छात्र बैठे थे। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। एक निश्चित धातु में 45% तांबा है, 35% जस्ता और शेष निकिल है। यदि उस धातु के एक टुकड़े में 50 ग्राम निकिल हो तो उस टुकड़े का कुल भार ज्ञात कीजिए। पहले क्या करेंगे? निश्चित धातु में तांबा बराबर 45%, उसमें जस्ता कितना है? 35%। तो निकिल बराबर 100% घटाव 45 जमा 35, 45 और 35 हो गए 80, तो ये हो गया 20% निकिल। अब प्रश्नानुसार निकिल की मात्रा कितनी है? 50 ग्राम। धातु के टुकड़े की कुल मात्रा का 20% बराबर कितना है? 50 ग्राम। तो कुल मात्रा गुणा 20/100 बराबर 50, तो धातु की कुल मात्रा बराबर 50 गुणा 100/20। इससे ये कटा, 2 पंजे 10 और शून्य, 5 पंजे 25, हो गया 250 ग्राम। तो धातु के टुकड़े का कुल भार कितना हो गया? 250 ग्राम, और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस? वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर लाभ और हानि होती है। वस्तु जो मूल्य देकर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है, और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? क्रय मूल्य जमा लाभ। अब क्रय मूल्य कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य घटाव लाभ। लाभ को प्रतिशत लाभ गुणा 100/क्रय मूल्य। ऐसे ही हानि की स्थिति में क्या करते हैं? हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य घटाव हानि। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जमा हानि, और हानि प्रतिशत हानि गुना 100/क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो, दोनों की गणना क्रय मूल्य पर ही की जाती है। लाभ की भी और हानि की भी गणना क्रय मूल्य पर ही करते हैं। ठीक है बच्चों, उदाहरण 1 से समझते हैं। मदन ने एक पुरानी साइकिल 900 में खरीदी और उसे 2 महीने बाद 1035 में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? पहले हम क्रय मूल्य 900 है, विक्रय मूल्य 1035 है, तो लाभ बराबर कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया, इस 1035 में से 900 को घटाया तो बचा 135 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100/क्रय मूल्य। तो 135 गुना 100/9, इससे ये काटा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 15 रुपए। तो 15%, तो उसे 15% का लाभ हुआ। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। लतिका ने एक सिलाई मशीन 800 में खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिलाई मशीन का क्रय मूल्य दे रखा है 800 और लाभ है 15%, यानी 800 का 15%। 800 गुना 100/100, इससे कटा, 15 अट्ठे
120 हो गया। सिलाई मशीन, ये लाभ पता चल गया, ये विक्रय मूल्य पता है, तो हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा लाभ। क्रय मूल्य 800 और जमा कर दिया 120, तो ये हो गया 920 रुपए, और ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है बच्चों, उदाहरण 3 देखते हैं। दिनेश एक घड़ी को 960 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपए और लाभ 20 रुपए है, तो विक्रय मूल्य 120 हो गया। विक्रय मूल्य 120 हो तो क्रय मूल्य 100, और विक्रय मूल्य 1 हो तो क्रय मूल्य 100 बटे 120, और अगर विक्रय मूल्य 960 हो तो क्रय मूल्य 100 गुणा 960 बटे 120। इससे ये काटा, 12 अट्ठे 96 होते हैं, 8 एकम 8, 800 रुपए हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, उदाहरण 4 देखेंगे। एक विक्रेता ने एक जैकेट 350 में खरीदी और 400 में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? क्रय मूल्य इतना हो गया 350 और जर्सी का विक्रय मूल्य हो गया 400, लाभ बराबर कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 400 में से हमने 350 को घटाया तो बचे 50 रुपए। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 50 गुना 100 बटे 350। इस शून्य से ये शून्य कट गया। अब क्या हुआ? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, अब इसको ये हो गया 14 सही 2 बटे 7, तो विक्रेता को 14 से 2 बटे 7% का लाभ हुआ। इससे इसको भाग दे दिया तो उत्तर आ गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। सुरेंद्र ने एक मकान 5,30,000 में खरीदा था। इसने इसकी मरम्मत और सज्जा पर 1,60,000 और खर्च कर दिए। ठीक है, उसने मकान को 6.5 लाख में बेच दिया, तो उसको कितना लाभ अथवा हानि हुई? पहले हम क्या करेंगे, खरीद के अलावा अन्य खर्च भी क्रय मूल्य का हिस्सा ही हमें पता ही है, तो मकान का क्रय मूल्य 5,30,000 जमा 1,60,000, तो ये हो गया 69,00,000, 6,90,000। तो मकान का विक्रय मूल्य क्या हुआ? मकान का विक्रय मूल्य 6,50,000 है, ये ज्यादा है तो ये, और ये कम है, तो हानि कितनी की? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। इस 6,90,000 में से हम 6,50,000 घटाएंगे तो बचे हमारे पास 40,000 रुपए। हानि प्रतिशत बतानी, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, 40,000 गुना 100 बटे 6,90,000, तो 5.8% की हानि हुई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, बट्टा यानी कि डिस्काउंट क्या होता है? क्या होता है डिस्काउंट? कभी कभी दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बेची जाने वाली वस्तु के मूल्य में कुछ छूट देते हैं। इस छूट को बट्टा कहते हैं। वस्तु पर जो मूल्य छपा हो उस वस्तु का अंकित मूल्य कहते हैं। जो मूल्य वस्तु पे छपा है, जैसे इस पेन पे अगर सपोज 10 रुपए प्रिंट है तो इसका अंकित मूल्य क्या हुआ? 10 रुपए, बट दुकानदार ने मुझे ये 8 रुपए में दिया, तो 2 रुपए इसका बट्टा यानी कि डिस्काउंट हो गया। अंकित मूल्य में से बट्टे की धनराशि घटाने पर जो धनराशि बचते हैं उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटा बट्टा, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जमा बट्टा, बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य। और अगर हमें बट्टा प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे? बट्टा गुना 100 बटे अंकित मूल्य। उदाहरण 1 से समझते हैं। एक साड़ी विक्रेता रुपए 800 अंकित मूल्य वाली साड़ी पर 15% का बट्टा काटकर बेचता है, तो साड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साड़ी का अंकित मूल्य बराबर 800, बट्टा कितना दे रहा है? 15% का, तो बट्टे की राशि हो गई 800 का 15%, यानी 800 गुना 100, 15 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य करा, 15 अट्ठे 120 हो गया, बट्टा हमारे पास 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे? साड़ी का विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में से बट्टे को घटा देंगे। 800 में से हमने 120 को घटाया, बचे 680 रुपए, और ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। अनुष्का ने एक किताब 175 रुपए में खरीदी। यदि दुकानदार ने उस पर 12.5% बट्टा यानी कमीशन दिया हो तो किताब का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दे रखा है और बट्टा दे रखा है, तो किताब का अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए, बट्टा 12.5 रुपए का है, तो किताब का विक्रय मूल्य इसमें से घटा दिया तो इतना बचा।
अब लिखेंगे यदि किताब का विक्रय मूल्य 87 रुपये 50 पैसे है तो अंकित मूल्य 100 है। यदि किताब का विक्रय मूल्य 1 हो तो अंकित मूल्य 100 बटे 87 रुपये 50 पैसे, और यदि किताब का विक्रय मूल्य 175 हो तो अंकित मूल्य 100 गुणा 175 बटे 87 रुपये 50 पैसे। ये कट के यहाँ पे 2 शून्य लगा दिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, इससे इसको काटा, ये हो गया 200 रुपए, और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आयकर और बिक्री कर, यानी कि इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स क्या होता है। आयकर, बिक्री कर आदि की गणना भी उस तरह की जाती है जैसे हम लाभ हानि की गणना करते हैं। उदाहरण 3 से समझते हैं। सोनू के पिता की वार्षिक आय 69,000 है। यदि 50,000 तक की राशि आयकर से मुक्त हो तो 10% की दर से उनकी आयकर की गणना कीजिए। वार्षिक आय कितनी है? 59,000, और आयकर से मुक्त राशि दे रखी है 50,000। तो कर योग्य राशि इसमें से हम इसको घटाएंगे तो बची 9,000, और कितना प्रतिशत दर है? 10%। तो दे आयकर राशि कितना हो गई? 9,000 का 10%, यानी 9,000 गुना 10 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, बटे 900, बचे 900 रुपए। तो सोनू के पिता को 900 रुपए आयकर देना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 850 है। यदि उस पर 8% की दर से बिक्री कर देना पड़ता हो तो ग्राहक को टेबल फैन के लिए कितना मूल्य देना होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल फैन का अंकित मूल्य 850, बिक्री कर की दर 8%, दे बिक्री कर 8 गुना 850 बटे 100। एक शून्य से एक शून्य कटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 चौके 68 हो गया। ये हो गया बिक्री कर। तो टेबल फैन का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य जमा बिक्री कर बराबर 850 जमा 68, यानी कि 918। तो ग्राहक को टेबल फैन का 918 रुपए मूल्य देना पड़ेगा, और यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। साधारण ब्याज का सामान्य ज्ञान हम पिछली कक्षा में प्राप्त कर चुके हैं। आइए साधारण ब्याज संबंधी कुछ सूत्रों को दोहराएं। पहला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दूसरा है मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, और समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और मिश्रधन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। अब इसकी प्रश्नावली, इसके उदाहरण देखते हैं। पहले उदाहरण 1 समझते हैं। 3,000 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन दे रखा है 3,000, वार्षिक ब्याज दर है 8%, समय दे रखा है 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज कितना हो गया? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी कि 3,000 गुना 8 गुना 5 बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 8 पंजे 40, 4 तिया 12, तो ये हो गया 1200 रुपए, और यही हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। मनीषा ने अपने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए। 2.5 वर्ष बाद उसे 5,500 मिले। उसने कितना ब्याज मिला तथा ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? ठीक है, पहले हम लिखेंगे मूलधन कितना है? 5,000, समय कितना है? 2.5 वर्ष। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 और जमा 1, 5 बटे 2 वर्ष, और मिश्रधन कितना है? 5.5। ब्याज कितना हो गया? मिश्रधन घटा मूलधन, 5,500 में से हम 5,000 को घटा देंगे तो बचे हमारे पास 500 रुपए। दर बराबर दर कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना है? 500, साधारण ब्याज कितना है? 500 गुना 100 गुना 2 बटे 5 दर गुना 5। 2 शून्य से 2 शून्य कटे, 5 से 5 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूनी हो गया 10, 2 दूनी 4। तो उस धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए मिले। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। किस धन का 2.5 वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना रुपए हो जाएगा? 225। हमें इसमें क्या दे रखा है? दर दे रखी है 5 बटे 2%।
समय दे रखा है 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है 225 रुपए। तो मूलधन बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। तो ये हो गया 225 गुना 100। समय कितना है, 2/5 है, 2/5, 5/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे 2/5, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे लिख देंगे और गुना 2 और 5 गुना 3, इससे इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, शून्य, 3 चौक 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, और ये हो गया शून्य है तो 3000 रुपए, और ये इसका हो गया उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। 5000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5000, दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 9 माह यानी कि 9/12 वर्ष, इसको काटा तो हो गया 3/4 वर्ष। साधारण ब्याज कितना है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन 8000 है, समय 3/4 है, 3 को ऊपर लिख दिया, 4 को नीचे लिख दिया, और दर कितनी है 6%, तो 6/100 हो गया। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, शून्य हो गया, 37 18, 18 दूनी 36, 36, ये हो गया 360 रुपए। तो साधारण ब्याज हो गया 360, ना कि, ठीक है, 37 18, 18 दूनी 36, 360 रुपए इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। 3500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दे रखा है 3500, दर दे रखी है 4%, और ये वार्षिक है, तो समय बराबर 73 दिन, यानी कि 73/365, एक महीने 365 दिन होते हैं, तो यानी कि 1/5 वर्ष हो गया। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन 3500 हो गया, समय 1/5 हो गया, और दर कितनी है 4% की। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, और 28 एकम 28, तो ये हो गया 28 रुपए। तो इस धन का साधारण ब्याज कितना हो गया, 28 रुपए होगा, और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। कौन सा धन 12/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में 2100 हो जाता है। मिश्रधन दे रखा है 2100 रुपए, दर 12/1/2 यानी कि 25/2%, समय दे रखा है 2/1/2 वर्ष यानी कि 5/2 वर्ष। माना वह धन क्या है, x है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमने x माना है, समय कितना है 5/2, और दर कितनी है 25/2 गुणा 100, तो 2 से 2 दूनी 4, 5 से काटे, 5 दूनी 10, शून्य, 5 से फिर काटा, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया, और 5x/16। मूलधन क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज बराबर मिश्रधन, x जमा 5x/16 बराबर 2100। यहाँ पे इसको लिया है इधर, 16x जमा 5x/16 बराबर 2100, तो ये हो गया 21x/16 जब बराबर 2100, तो ये हो गया x बराबर 2100 गुणा 16/21, 21 एकम 21, शून्य शून्य 16, तो ये हो गया 1600 रुपए, और तो वह धन कितना हो गया 1600 रुपए, और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। कितने वर्षों में 600 की 6% वार्षिक ब्याज की दर से 735 हो जाएगा। मूलधन दे रखा है 600, दर दे रखी है 6%, और मिश्रधन दे रखा है 735। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटा मूलधन, 735 में हमने 600 घटाया तो बचा 135। अब समय निकालना है, समय के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। ये साधारण ब्याज है 135 गुना 100 बटे 600 गुना 6, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो ये हो गया, अब ये
किससे? ये काटा हमने 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। 6। अब ये काटा हमने फिर से 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 दूनी हो गया 6, 2 दूनी 4 और ये हो गया 15। 15/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 से 3/4 वर्ष। और यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आप इसका अभ्यास स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।